हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस अपने नए वीडियो में वनस्पति जगत के कंप्लीट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी शर्मा में। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम वनस्पति जगत। वनस्पति जगत अर्थात आप जानते हैं वनस्पति जगत का अर्थ उस जगत से है जो हमसे विपरीत है, अर्थात हमें जिनसे सहारा मिलता है और जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये जितने भी वनस्पतियां पाई जाती हैं वो सब जिसके अंतर्गत अध्ययन की जाती है उसे क्या कहते हैं हम वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम कहते हैं। सो नेक्स्ट, यदि हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत के अंतर सबसे मुख्य रूप से दो प्रकार के दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले कह देते हैं हम अपुष्पोद्भिद और सेकंड आ गया पुष्पोद्भिद, अर्थात एक जिनमें पुष्प नहीं आते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं और जिनमें पुष्प आते हैं उनको हम पुष्पोद्भिद या फेरोगैमस क्लास कहते हैं। अब अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत हमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का अध्ययन करना है, जबकि पुष्पोद्भिद के अंतर्गत हमें जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म का अध्ययन करना है। यदि हम थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा मुख्य रूप से शैवाल, कवक और लाइकेन में विभक्त होते हैं, जबकि आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वो एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री रूप में विभक्त होते हैं। सो नेक्स्ट, पादप जगत के प्रमुख लक्षण ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हम में नहीं पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं, अर्थात पादपों कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा जीव पादप है या जंतु। तो सबसे पहले आ गया कि पादप जगत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में विभक्त होते हैं। पादपों के बाहर की भित्ति को कोशिका भित्ति कहते हैं जो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। पादपों में ऊतकों का विभेदन अस्पष्ट होता है। पादप जगत के पौधे प्राथमिक उत्पादक के रूप में भी जाने जाते हैं। पादप जगत में प्रायः अनिश्चित वृद्धि पाई जाती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि जो पादप होते हैं वो आजीवन अपने जीवन काल भर वृद्धि किया ही करते हैं, जबकि अन्य जंतुओं के पास या जंतुओं के पास ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें कि पादप जगत के अधिकांश जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल वह पदार्थ है जिस जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है और प्रकाश के अवशोषित होने से सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप जगत के अंतर्गत पुष्पीय तथा अपुष्पीय पादप पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत ऐसे जीव पाए जाते हैं जो या तो उनमें पुष्प निकलते हैं अर्थात नहीं निकलते हैं। मान्यता के अनुसार यह भी माना जाता है कि सबसे पहले पादपों की उत्पत्ति हुई और पादपों की उत्पत्ति में सबसे पहले जब पृथ्वी का विकास हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल था और उस जल में सबसे पहले शैवालों का विकास हुआ। अब वर्गीकरण की आवश्यकता, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सभी पादप जातियों का अध्ययन अलग अलग संभव नहीं था। आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी संसार में इतनी बड़ी पूरे यदि हम जितना यूनिवर्स है यदि हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और सबका अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते थे। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग छोटे या बड़े समूह में इनके लक्षणों में किसी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, समानता व असमानता के आकार या माप के आधार पर, भौगोलिक वितरण के आधार पर संकलित करने को पादप जगत का वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, अब प्रमुख वर्ग की वैज्ञानिक जी सिम्पसन ने वर्गीकरण पद्धति को दो वर्गीकरण पद्धति एवं वर्ग की शब्दों को निम्नवत परिभाषित किया है। सबसे पहले वर्गीकरण, वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों को ग्रुप में क्रम से रखा जाता है, यह वर्गीकी का उपवर्ग है। वर्गीकी का उपवर्ग क्या है? वर्गीकरण। नेक्स्ट, वर्गीकरण जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जीवों की वर्गीकी की पद्धति, सिद्धांत, पहचान एवं नामकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्गीकरण पद्धति अर्थात जीवों के विकास क्रम में समानता एवं असमानता का अध्ययन वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। नामकरण अर्थात नामनक्लेचर, विश्व भर में प्रत्येक पादप का एक ही अंतर्राष्ट्रीय नाम देने अर्थात वनस्पतिक नामकरण करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नामनक्लेचर अर्थात ICBN स्थापित किया गया। नेक्स्ट, इस वर्गीकरण का आधार यदि हम पेड़ पौधों को वर्गीकृत करते हैं तो इनका आधार क्या है? पादप शरीर के प्रमुख अवयवों का भली भांति विकास और विभेदन। पादप शरीर में जल तथा अन्य पदार्थों के अभिगमन के लिए
परिशिष्ट या विशिष्ट ऊतकों जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। पादप में बीज धारण की क्षमता के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं और फल में बीज की स्थिति एवं बीज की स्थिति या उपस्थिति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण हम करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें पादप जगत को प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। सबसे पहले बात आ गई थाइलोफाइटा, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पादप पाए जाते हैं उन्हें हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही विभक्त करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें थैलोफाइटा। थैलोफाइटा अर्थात थैलोफाइटा इन सभी पादपों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। कहने का आशय यह है कि इस वर्ग के पौधों में जड़, तना, पत्तियां आदि विभक्त नहीं होती हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कायरा, कारा आदि। अब शैवालों का यदि हम सामान्य परिचय देखें, शैवालों का सामान्य परिचय अर्थात शैवाल ऐसे थैलोफाइट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिमयुक्त सरल एवं संवहन ऊतक रहित स्वपोषी पादप सम्मिलित होते हैं। इनका शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तने एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है और यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कह देते हैं, शैवाल। और थैलोफाइटा के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत हम सभी शैवाल एवं कवकों का अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट शैवालों का वर्गीकरण। यदि हम शैवालों के वर्गीकरण की बात करें तो शैवालों के वर्गीकरण की रूपरेखा अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों ने दी, लेकिन सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने 1753 में वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि थैलोफाइटा में शैवालों के साथ लिवरवर्ट को भी सम्मिलित किया गया। इनके पश्चात विलियम हार्वे ने अपना मत दिया और उन्होंने रंग के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जैसे क्लोरो स्पर्मी, मिनरेलोस्पर्मी एंड रोडोस्पर्मी। और आ गया इनमें जो हरे होते थे उन्हें हमने क्लोरोस्पर्मी कह दिया और जो लाल होते थे उन्हें हमने रोडोस्पर्मी कह दिया। इसके अलावा अन्य सभी रंग के शैवालों को मिनरेलोस्पर्मी के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक एफ ई फ्रिश, जिन्हें शैवाल विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ने अपने प्रस्तावित सर्वमान्य वर्गीकरण में शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया। शैवालों के विशिष्ट लक्षण कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो शैवालों के हैं या शैवालों को हम कैसे पहचानते हैं? तो शैवालों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। जैसे शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और आप सभी जानते हैं कि ऐसे पादप या जंतु जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं, कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं। यदि हम परजीवी की बात करें तो जैसे हो गया सिफेरुलास या वेरनेस, यह सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। यह परजीवी चाय अथवा कॉफी की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कि अधिकतर शैवाल जलीय होते हैं तथा यह स्वच्छ एवं खारे जल दोनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल स्थलीय होते हैं। यह शैवाल गीली मिट्टी तथा पुराने भवनों की दीवारों या गमलों की सतह पर भी उगाते हैं, अर्थात नम स्थानों पर उगाते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किंतु कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति पेक्टिन व म्यूसिलेज की बनी होती है। शैवालों में कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन होता है। शैवालों में लैंगिक जनन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, जबकि अन्य पादपों में लैंगिक जनन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। शैवालों में युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुभिद पीढ़ियां स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें शैवालों के वर्गीकरण की तो शैवालों के वर्गीकरण के लिए 11 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया। वर्ग क्लोरोफाइसी, वर्ग जेंथोफाइसी, वर्ग क्राइसोफाइसी, वर्ग वेसेलिरियोफाइसी, वर्ग क्रिप्टोफाइसी, वर्ग डाइनोफाइसी, वर्ग क्लोरोमोनेडिनी, वर्ग यूग्लिनिडी, वर्ग फियोफाइसी, वर्ग रोडोफाइसी और वर्ग मिक्सोफाइसी। यदि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर आप जान सकते हैं कि चलिए थोड़ा सी चर्चा हम कर लेते हैं वर्ग क्लोरोफाइसी पर। वर्ग क्लोरोफाइसी अर्थात इनमें सभी हरित शैवाल सम्मिलित होते हैं, अर्थात जिनमें सभी हरित शैवाल सम्मिलित होते हैं या ग्रीन एल्गी सम्मिलित होते हैं उसे क्या कह देते हैं, क्लोरोफाइसी कह देते हैं। क्लोरोफाइसी को एक आइसोकॉन्टी नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट यदि हम बात करें जेंथोफाइसी की, जेंथोफाइसी अर्थात इसके अंतर्गत सुनहरे या पीत हरित शैवाल सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बेसिलियोफाइसी की बात करें तो इसके अंतर्गत डायटम्स पीत या सुनहरे पीले शैवाल सम्मिलित होते हैं। फियोफाइसी इसके अंतर्गत पीले एवं भूरे शैवाल सम्मिलित होते हैं। रोडोफाइसी इसके अंतर्गत लाल शैवाल सम्मिलित होते हैं। क्रिप्टोफाइसी इसके अंतर्गत भूरे, लाल, नीले, हरे, हरे पीले या हरे रंग के शैवाल भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें वर्ग डाइनोफाइसी की तो इसके अंतर्गत गहरे पीले या भूरे रंग के अथवा लाल रंग के शैवाल सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्लोरोमोनेडिनी इसके अंतर्गत चमकीले हरे रंग के या हरे पीले रंग के शैवाल सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट यूग्लिनिडी, इसके प्रमुख लक्षण जैसे ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ये शैवालों के आवरण रहित पश्चिमाभियुक्त जननांग होते हैं। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना ही है, क्योंकि यूग्लिना आप जानते हैं कि जंतुओं तथा पादपों के बीच की संयोजक कड़ी भी है। नेक्स्ट मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी अर्थात इसके अंतर्गत नीली हरे शैवाल सम्मिलित होते हैं, जैसे नास्टाक, एनाबिना आदि। और लास्ट क्राइसोफाइसी, इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं तथा सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात पूरे मंडल में पाए जाते हैं और इनकी कोशिका भित्ति दो प्रतिच्छादी कपाटों के रूप में होती है। संचित भोज्य पदार्थ तेल या घुलनशील या अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट या ल्यूकोसिन के रूप में होता है। और इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्सोस्फीरा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी तो यहाँ पर कुछ शैवालों का स्ट्रक्चर आया हुआ है जिसे आप कॉपी में ड्रा भी कर लेंगे। सूत्रवत के तंतुमय शैवाल, जैसे सबसे पहले आ गया स्पाइरोगाइरा, नेक्स्ट यूलोथ्रिक्स और फिर क्लेडोफोरा और साइटोनीमा, यह सभी स्ट्रक्चर जिनके अंतर्गत आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स अर्थात ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों के शरीर के एक से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह पादप तना और पादपों जैसी संरचना विभाजित होता है। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मास, फ्यूनेरिया या मार्केंसिया आदि। अब यदि हम बात करें ब्रायोफाइटा के विशिष्ट लक्षण की तो ब्रायोफाइटा के निम्न लक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मुख्यतः स्थलीय होते हैं, अर्थात सबसे पहले जो शैवाल पाए जाते थे इनके पौधे मुख्यतः जलीय होते थे, किंतु ब्रायोफाइट्स के पौधे मुख्यतः स्थलीय होते हैं। किंतु यह उभयचर होते हैं, अर्थात यह जो नम स्थानों पर रह सकते हैं, स्थल पर रह सकते हैं, किंतु इनमें निषेचन जल में ही होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स अधिपादप के रूप में होते हैं, अर्थात इनका निर्माण पादपों के रूप में होने लगता है। इनमें जड़, तना, पत्तियां आदि सुविकसित रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स मृत्योपजीवी भी होते हैं। कुछ मृत्योपजीवी भी होते हैं। ब्रायोफाइट्स पौधे की मुख्य प्रवस्था युग्मकोद्भिद होती है। यह स्वतंत्र एवं दीर्घजीवी होते हैं। ब्रायोफाइट्स की बीजाणुभिद प्रवस्था अल्पकालिक एवं युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स में पादप शरीर थैलस के समान होता है। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में विषम रूपी अवस्थाएं आकारिकी लक्षणों से भिन्न होती हैं। इनमें नियमित रूप से पीढ़ी एकांतरण होता है। उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट्स में तने एवं पत्ती सदृश संरचनाएं मिलने लगती हैं, जैसे फ्यूनेरिया। और ब्रायोफाइट्स में सत्य संवहन ऊतक का अभाव होता है, अर्थात इनमें जाइलम व फ्लोएम स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जिनके कारण यह स्वपोषी होते हैं तथा इनमें कायिक एवं लैंगिक जनन से जनन होता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण तो ब्रायोफाइट्स को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले वर्ग हेपेटिकॉप्सिडा। अब हेपेटिकॉप्सिडा की बात करें तो इस वर्ग के प्रमुख पौधे सामान्यतः लिवरवर्ट्स कहलाते हैं। यह हेपेटिकॉप्सिडा का दूसरा नाम लिवरवर्ट है। इसके एग्जाम्पल जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला आदि हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः हार्नवर्ट्स कहते हैं। यह एग्जाम में कभी कभी हार्नवर्ट्स के नाम से भी पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल एंथोसिरोस, डेंडोसिरोस एवं नोटोथाइलस। और
लास्ट बात करें क्लास ब्रायोप्सिडा की, जिसे हम मसाई नाम से भी जानते हैं या इसे मस्सी भी कहते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः मॉस कहा जाता है। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूनेरिया, इसकी एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं, जैसे पेलिया है, लेजुना लेजुनाइया है, एंथोसिरास है, पॉलिट्रिकम है, रिक्सिया है, बारबुला है और मार्केंसिया है। ये स्ट्रक्चर्स ब्रायोफाइट्स के हैं जिन्हें आप कॉपी में ड्रा भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स अर्थात ऐसे पौधे पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम स्थलीय संवहन ऊतक युक्त पौधों का समूह जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इन्हें वानस्पतिक सर्प भी कहते हैं क्योंकि ये इनमें कुछ पौधे ऐसे पाए जाते थे या इनका जब शुरुआती विकास हुआ तो यह रेंग रेंग कर चलते थे, अतः इन्हें वानस्पतिक सर्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं, जैसे फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल इत्यादि। उपरोक्त तीनों वर्गों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष रूप से विकसित होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती है। इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। बीज उत्पन्न करने की क्षमता से रहित ये पादप क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। अब टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षणों की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स का प्रमुख पौधा बीजाणुभिद होता है। इन पौधों में सामान्यतः जड़, तना एवं पत्ती विभाजित होती है। यह पुष्पहीन पौधे हैं, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। प्रायः टेरिडोफाइट्स पौधों में विविधता मिलती है क्योंकि इनमें उपस्थित पौधे एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। यह वृक्ष सदृश भी प्रतीत होते हैं, अर्थात सबसे पहले अब तक जितने पौधे पाए जाते थे उन्हें हम पौधे कहते थे, अर्थात उनके तने ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे, किंतु इनके तने ज़्यादा मजबूत होते हैं, जड़ें भी विकसित पाई जाती हैं, अतः इन्हें वृक्ष सदृश से प्रतीत होने लगते हैं। कुछ पौधों में प्रारंभिक जड़ें अर्थात मूसला जड़ अल्पकालिक होती है, अर्थात कुछ समय रहने के बाद यह नष्ट हो जाती है। इसके पश्चात इनमें अपस्थानिक जड़ इनका स्थान ले लेती हैं, अतः विकसित पौधों में केवल अपस्थानिक जड़ें ही मिलती हैं। टेरिडोफाइट्स का स्तंभ अर्थात तना प्रायः शाखित होता है। फर्न की युवा पत्तियां सर्पिलाकार कुंडलित होती हैं। इस प्रकार की व्याख्या को कुंडिक कृसलीय कहते हैं। नेक्स्ट बीजाणु बीजाणुधानी बीजाणुधानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित होता है। बीजाणुपर्ण या बीजाणुधानियां विकसित होती हैं जिन्हें सोरस कहा जाता है। बीजाणु अलैंगिक जनन का अंग है। टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण होता है। टेरिडोफाइट्स में अनेकों प्रकार की स्टील पाई जाती हैं। स्टील अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम सुविकसित नहीं पाया जाता है, किंतु जाइलम और फ्लोएम के सदृश संरचनाएं पाई जाने लगती हैं जिन्हें स्टील के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रह चुका है और हमेशा पूछा भी जाता है कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले जाइलम तथा फ्लोएम को क्या कहते हैं, तो उसे स्टील कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, इनमें प्राथमिक वृद्धि ही होती है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को 4 उपसंघ में निम्नवत विभाजित किया गया है। उपसंघ साइलोफाइटा, इसमें एक वर्ग है जिसे वर्ग सिलोप्सिडा कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें उपसंघ लाइकोफाइटा का एक वर्ग लेकॉप्सिडा है और उपसंघ आर्थोफाइटा जिसका वर्ग सिनॉप्सिडा है और उपसंघ फिलिकोफाइटा जिसका वर्ग टेरोप्सिडा है। यदि हम सबसे पहले उपसंघ साइलोफाइटा में साइलोफाइटा के वर्ग साइलोप्सिडा की बात करें तो इन पौधों में केवल तनों में संवहन ऊतक पाया जाता है। ये पादप कम विभेदित होते हैं तथा जड़ें भी अनुपस्थित होती हैं। इनके एग्जाम्पल में जैसे कुछ जीवित पौधे हैं जैसे साइलोटम, और इनमें कुछ जीवाश्म पौधे भी हैं जैसे राइनिया,
अब हम बात करें लाइकोफाइटा की, तो लाइकोफाइटा का एक वर्ग लाइकोप्सिडा है। लाइकोप्सिडा अर्थात इस समूह के पौधे ग्रंथिल या क्लब मास कहलाते हैं। इन पौधों में पादपकाय स्पष्ट रूप से जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त होता है। इनकी पत्तियां पतली, छोटी एवं अशाखित मध्य सिरा युक्त होती हैं। और यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, आर्थोफाइटा। आर्थोफाइटा का वर्ग स्फिनोप्सिडा है। इसकी पत्तियां अत्यंत छोटी होती हैं और तने में पर्वसंधियों पर चारों ओर एक वलय के रूप में लगी रहती हैं। इन पौधों का स्तंभ पर्व एवं पर्वसंधियों से विभेदित होता है। इनकी पौधों की लंबाई में लंबवत खांच एवं लंबी कंटक स्थित होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इक्विसिटम एवं हाइनिया आदि हैं। नेक्स्ट बात करें हम फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा का एक वर्ग टेरोप्सिडा है। इसे सामान्यतः फर्न के नाम से भी जाना जाता है। फर्न के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल ड्रायो ड्रायोप्टेरिस या टेरिस योम एडियंटम आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं टेरिडोफाइट्स के, जिन्हें आप कॉपी में ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट, आवृत्तबीजी पौधे। अनावृत्तबीजी पौधे। अनावृत्तबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मुख्यतः दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड और स्पर्म मीन्स होता है सीड, अर्थात जिसका बीज नग्न हो उसे हम अनावृत्त बीजी पौधे या नग्न बीजी पौधे कहते हैं। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस इसके एग्जाम्पल हैं। यदि हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म को खुले बीज वाले पौधे कहते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म बीजीय पौधों का वह उपसर्ग है या उपवर्ग है जिसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज निर्मित होते हैं, मतलब सबसे पहले बीजों का निर्माण इसी वर्ग के पौधों में प्रारंभ हुआ। जिम्नोस्पर्म जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पौधे जीवित एवं जीवाश्म दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। जीवाश्म रूपों की संख्या जीवित रूपों की तुलना से अधिक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म की भांति बीज अंडाशय में बंद नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें संयोजक कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। जिम्नोस्पर्म पृथ्वी पर लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे, जिनमें से अधिकांश अब तक लुप्त भी हो चुके हैं। यदि हम आवृत्तबीजी पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म का एक वैज्ञानिक है चैम्बरलेन के द्वारा इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1934 में। इस पॉइंट को हम नोट भी कर लेंगे 1934 में। इसे हमको ड्रॉ भी करना है कॉपी में। इसके द्वारा नग्नबीजी आवृत्तबीजी पौधों में निम्नवत उपवर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहले वर्ग अनावृत्तबीजी या जिम्नोस्पर्मी। चैम्बरलेन के द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा क्या रखी गई, इन्हें सर्वप्रथम दो वर्गों में विभाजित किया गया। दो वर्ग अर्थात सबसे पहले साइकेडोफाइटा, सबसे पहले हमने साइकेडोफाइटा और उपवर्ग केनिफेरोफाइटा में डिवाइड किया। अब उपवर्ग साइकेडोफाइटा को 3 गणों में विभाजित किया गया, साइकेडोफिडिकेल्स, नेक्स्ट वेनेटाइल्स और साइकेडेल्स। इसके एग्जाम्पल भी हैं मेडोलोसा, विलेमनोसा और साइकस। उपवर्ग केनिफेरोफाइटा को हमने 4 गणों में विभाजित किया। गण कर्डेल्स या कर्डेटेल्स, इसका एग्जाम्पल कर्डेटीज। गिंगोएल्स, इसका एग्जाम्पल गिंगो बाइलोबा। केनिफेरेल्स, इसका एग्जाम्पल पाइनस योम। गण नीटेल्स, इसका एग्जाम्पल नीटम है। नीटम की स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है, अर्थात GNETUM होती है। स्पेलिंग पे आप लोग बहुत ध्यान दिया करिए, कभी कभी स्पेलिंग भी हमसे मिस्टेक हो जाती है और छोटी छोटी स्पेलिंग्स हमें बड़े खतरे में डाल देती हैं। नेक्स्ट, अनावृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण। यदि हम अनावृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण की बात करें, साइलेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म,
तो पादपकाय बीजाणुभिद युग्मकोद्भिद अल्पकालिक एवं अपेक्षाकृत कम विकसित तथा बीजाणुभिद पीढ़ी पर आश्रित होते हैं। यह मरूदभिद स्वभाव के पौधे हैं। इनकी पत्तियों में धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। यह पौधे जड़, तने एवं पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभेदित भी होते हैं। इन पौधों में सुविकसित मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। इन पौधों का तना शाखित एवं अशाखित दोनों प्रकार का होता है तथा काष्ठीय भी होता है, अर्थात इसके अंतर्गत लकड़ी पाई जाती है। इस वर्ग के पौधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पौधे शंकुधारी पौधे व साइकेड्स कहलाते हैं, अर्थात जो पौधे सबसे ज़्यादा ऊपर तक चले जाते हैं वह शंकुनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम शंकुधारी पौधे कहते हैं। और जो पौधे ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं वह साइकेड्स के समान संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम साइकेड्स कहते हैं। नेक्स्ट, इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से संवहन ऊतक में विभेदित रहते हैं। कायिक जनन पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है। इन पौधों में सामान्यतः बहुभ्रूणता पाई जाती है, अर्थात जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी अर्थात जाइगोट के फॉर्मेशन के समय इनका फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म से ना होकर एक साथ दो स्पर्म से हो जाता है। यह कहने का अर्थात यह है कि इनका जो जाइगोट बनता है वह 2L नेचर का ना होकर 3L नेचर का हो जाता है। एक भ्रूण में केवल एक परिपक्व बीज निर्मित एवं विकसित होता है, शेष सभी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें उपवर्ग, जिसे आपने अभी पढ़ा भी है, साइकेडोफाइटा। इसके अंतर्गत 3 गण थे, साइकेडो, फिलिकेल्स, वेनेटाइल्स, साइकेडेल्स। और उपवर्ग कोनीफेरोफाइटा। उपवर्ग कोनीफेरोफाइटा में जो इनके गण आए हुए हैं या क्लास आए हुए हैं, जिन्हें कार्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनीफेरेल्स और न्यूटेल्स कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनावृत पौधों का चित्रीय निरूपण किया गया है, जिसे आप सभी को कॉपी में ड्रा भी करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बायर हर्स्ट के अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के प्रस्तावित वर्गीकरण की रूपरेखा यह 1971 में प्रस्तावित की गई। इसे चैम्बरलेन ने 1934 के पश्चात बायरहर्स्ट ने 1971 में निम्नवत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। इन्होंने जिम्नोस्पर्म समूह को 3 वर्गों में विभाजित किया। बायरहर्स्ट का अनावृत जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण की रूपरेखा, इसे सबसे पहले 3 वर्गों में विभाजित किया गया। वर्ग साइकेडोप्सिडा, वर्ग कोनीफेरोडोप्सिडा और नीटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत 4 गण सम्मिलित किए गए, जिन्हें गण फर्स्ट जिसे टेडोस्पर्मेलीज कहते हैं, इसका उदाहरण मेडुलोसा है। साइकेडोलीज, इसका उदाहरण साइकस। और साइकोडियाडेलीज, इसका एग्जाम्पल विलियम सोनिया है। नेक्स्ट गण चौथा, इसको कहते हैं कटोनिएलीज कहते हैं। अब यदि हम वर्ग सेकंड की बात करें कोनीफेरोप्सिडा की, तो इसके अंतर्गत भी 4 गण हैं। सबसे पहले कॉर्डेटिलीज, इसका उदाहरण एरोकेरिया। कोनीफेटेलीज, इसका उदाहरण पाइनस। टेक्सिलीज, इसका उदाहरण टेकेसेस। और गिंगोएलीज, इसका उदाहरण गिंगो है। नेक्स्ट यदि हम वर्ग थर्ड की बात करें नीटोप्सिडा की, नीटोप्सिडा जिसकी स्पेलिंग भी जी से स्टार्ट हुई है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत 3 गण सम्मिलित किए गए। गण फर्स्ट जिसका कहते हैं इफेड्रलीज, इसके अंतर्गत इफेड्रा। नीटेलीज, इसके अंतर्गत नीटम। तथा वेलविश एलीज, इसके अंतर्गत वेलविशिया रखा गया। नेक्स्ट आवृतबीजी पौधे अर्थात एंजियोस्पर्मिक पौधे। एंजियोस्पर्म भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंजियो और स्पर्म। एंजियो मीन्स होता है वेल डेवलप्ड या कवर्ड, और स्पर्म मीन्स होता है सीड, अर्थात जिनका बीज कवर अप होता है या ढका होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम आवृतबीजी कहते हैं। आवृतबीजी पौधे, इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इसका आशय यह है कि सबसे पहले जितने भी पादपों का विकास हुआ उनमें सबसे पहले पादप एंजियोस्पर्म आए, जिनमें फूल तथा फल दोनों का विकास होने लगा। नेक्स्ट आवृतबीजी पौधों के लक्षण एवं वर्गीकरण। आवृतबीजी पौधे अथवा पुष्पी पौधे अथवा वर्तमान समय में सबसे अधिक विकसित, प्रभावी एवं सर्वव्यापी वर्ग के पौधे हैं।
अनावृतबीजी पौधों की तुलना में अत्यंत विकसित तथा आधुनिक पौधे होते हैं। आवृतबीजी शब्द से आशय आवृत आवृत बीज अर्थात आवरण युक्त बीज से है, क्योंकि इस प्रकार के पादपों के बीच एक खोखले अंडाशय में बंद रहते हैं। अब यदि इनके हम प्रमुख लक्षणों की बात करें तो आवृतबीजी पौधे लगभग सभी स्थानों पर समान रूप से पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में जलिकावत शिराविन्यास तथा समांतर शिराविन्यास की पत्तियां पाई जाती हैं। आवृतबीजी पौधों का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें पुष्प व फल दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें, आवृतबीजी पौधों के पुष्पीय उपांग 4 चक्रों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात यदि हम इनके पुष्पों की बात करें तो इनके पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्य 2 चक्र सहायक होते हैं तथा आंतरिक 2 चक्र जननशील संरचनाएं देते हैं, जिनके द्वारा जनन संभव होता है। दल चमकीले तथा आकर्षक रंगों के होते हैं, जो कीटों के परागण के लिए आकर्षित करने का कार्य करते हैं। पुष्पों के रंग को देखकर या पुष्प के दल के चमकीले रंग को देखकर कीटे इनके पास आते हैं और कीटों के माध्यम से इनमें परागण होता है। बाह्य दल मुख्यतः हरे रंग के होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पुंकेसर द्विपार्श्वीय समिति के होते हैं, जो पुतंत्र तथा परागकोश से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से जुड़ा होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। अंडाशय अधोवर्ती तथा ऊर्ध्ववर्ती दोनों प्रकार का होता है। आवृतबीजी पौधों का सबसे विशेष लक्षण इनमें द्विनिषेचन पाया जाता है और निषेचन के उपरांत बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यह क्वेश्चन भी नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निषेचन के उपरांत बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें, तो आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण के लिए मुख्यतः 2 नियम या 2 पद्धतियां दी गई। सबसे पहले कैरोलस लीनियस की पद्धति आई, जिसे लीनियस की वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, तथा बाद में वेंथम एवं हुकर की पद्धति आई, जिसे वेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। लीनियस की वर्गीकरण पद्धति की यदि हम बात करें तो स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चिकित्सक लीनियस पादप वर्ग की विज्ञान के पहले वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने ही वर्गीकरण की नींव रखी। इसी कारण इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यह पद्धति पुष्प के लैंगिक अंगों की संख्या, विशेषकर उनके पुंकेसरों की संख्या व उनके संलग्न पर निर्भर थी। इसमें लीनियस के वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति भी कहते हैं। इन्होंने अपनी इनकी एक पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम, यह 1927 में प्रकाशित हुई है। में इन्होंने 7300 जातियों को 24 वर्गों में विभक्त किया था। नेक्स्ट, वेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक पद्धति। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्यू होगा, क्यू इंग्लैंड के कार्यकारी जॉर्ज वेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार फेनोडोगैम्स या बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण, जिन्होंने फेनोडोगैम्स को 3 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहले वर्ग मोनोकोटिलिडनम और सेकंड डाइकोटिलिडनम और थर्ड आ गया जिम्नोस्पर्मी। यदि हम मोनोकोटिलिडनम की बात करें तो इसका उपवर्ग माइक्रोस्पर्मी है। इसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कोरोनिरियाई, एपिगाइनी, कैलिसिनी, एपोकार्पी तथा ग्लूमेरी। अब यदि हम डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो इनमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है। अर्थात कोटिलिडन्स आप सभी जानते हैं, जो बीज के अंतर का भाग होता है उसे क्या कह देते हैं हम, कोटिलिडन्स कहते हैं। मोनोकोटिलिडन्स अर्थात जिसके अंतर्गत केवल एक कोटिलिडन्स या बीजपत्र होता है उसे मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। जिनमें 2 होता है उन्हें हम डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। मोनोकोटिलिडन्स, आप यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने मक्का देख रखा है, और डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत आपने चना देख रखा, जिसके अंतर्गत उनके बीजपत्रों की संख्या 2 होती है। डाइकोटिलिडन्स इसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पॉलीपेटली, गैमोपेटली एवं मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कैल्सीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी। और गैमोपेटली को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, हेट्रोमेरी, इन्फेरी एंड बाइकार्पेलिटी। और मोनोक्लेमाइडी उपवर्ग मोनोक्लेमाइडी को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कर्वेम्बी, मल्टीओबेलिटी,
टेरिस्ट्रस, मल्टीओबेलिटी, एक्वेटिसी, यूनिसेक्युलेल्स, एक्लेमाइडो स्पोरी, माइक्रोएम्ब्री, डेफेनेल्स, ऑर्डिनस, एनिमोली। और वर्ग जिम्नोस्पर्मी या नग्न बीजांड होते हैं, इन्हें उपवर्ग साइके साइकेडीसी व श्रेणी सेकंड के अंतर्गत कोनोफेरी और नोटेसी के अंतर्गत विभक्त किया गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में हमें पढ़ना भी है। यहाँ पर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्ट्रक्चर्स आया हुआ है जिसे आप ड्रा कर लेंगे। इस प्लांट में अच्छे से दिखाया गया है कि पौधे के सभी भागों को क्या कहते हैं। एवं जो भाग मिट्टी के अंदर होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पार्ट मिट्टी से बाहर होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। और जो फ्लावर होता है उसे रिप्रोडक्टिव शूट कहा जाता है, या उसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। और जो बड होती है या जो फ्लावर के अपर पार्ट होते हैं उसे हम एपिकल बड भी कहते हैं। और यहाँ पर नोड और इंटरनोड भी दिखाया गया है। नोड अर्थात जहाँ से ये तने या शाखाएं निकलती हैं उन्हें हम नोड कहते हैं, एवं दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। यहाँ पर टैप रूट और लेटरल ब्रांच रूट्स भी दिखाई गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखें और कॉपी में ड्रा करें। नेक्स्ट, बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री जिनमें एक बीजपत्र होता है तथा द्विबीजपत्री जिनमें द्विबीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर आया हुआ है। एक बीजपत्री अर्थात बीज में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्प के भाग 3 के गुणन में पाए जाते हैं। प्राथमिक जड़ कम समय के लिए होती है। मूसला जड़ इनमें अनुपस्थित होती है तथा झखड़ा जड़ भी उपस्थित होती है। संवहन बंडल बिखरे हुए और बंद प्रकार के पाए जाते हैं। कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि भी इनमें अनुपस्थित होती है। यदि हम द्विबीजपत्री की बात करें तो इनमें द्विबीजपत्र उपस्थित होते हैं। पत्तियों में झिल्का व सिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्प के भाग 5 या 4 के गुणन में पाए जाते हैं। प्राथमिक जड़ें लंबे समय तक रहती हैं और जड़ या मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। संवहन मंडल एक घेरे में व्यवस्थित एवं खुले प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें कैम्बियम अर्थात वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और तथा इनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आया हुआ है डाइकाट और मोनोकाट का। लीफ के आधार पर अर्थात डाइकाट और मोनोकाट में हम देखें तो डाइकाट की लीफ होती है वो बीच से ऐसे डिवाइड होती है, या ऐसे हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर हमको ड्रा करना है। इनमें जो इनका शिराविन्यास पाया जाता है जलिकावत होता है। एवं जो मोनोकॉट की लीफ होती है इनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अब इनमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आए हुए हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम द्वीप नाम या द्विपद नाम होता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। नामकरण में द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग वंश तथा दूसरा भाग जाति का होता है। नेक्स्ट, लिनियस ने सर्वप्रथम वंश के नाम के लिए नियम बनाए तथा फंडामेंटल बॉटनिका में 1936 में प्रकाशित किया। यह भी इनकी पुस्तक का नाम है। वनस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर वह संस्था है जो नामकरण की वैधानिक या वैधानिकता प्रदान करती है, अर्थात जिनके अनुसार। अब देखिए आईसीबीएन की हमें आवश्यकता क्यों है। आईसीबीएन की आवश्यकता हमें इसलिए हुई है कि हम किसी भी देश में किसी भी प्लांट की खोज हो तो हम उसका वैज्ञानिक नाम एक जान सकें, और हम किसी भी देश में जाएं तो वहाँ पर हमको सिर्फ एक नाम का ही पौधा मिले। अर्थात जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब हम किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका ही होता है। अर्थात इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हुए हैं जिन्हें आप सभी नोट भी कर लेंगे। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।